हम अपने ज्योग्राफी के 6 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज। जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिसे हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहा जाता है, पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं होती हैं उन फोर्सेस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टी और अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। भूपर्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ, वे कैसे रही हैं, मूवमेंट्स थी प्लेट्स की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, वो पढ़ चुके हैं आप लोग। भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भूपर्टी को निर्मित करने वाले सेल खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उस विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयत्न करते हैं। हम इस प्रकार के प्रश्न से आरंभ करते हैं। देखो सिंपल सी बात, हम जो बात कर चुके हैं, भूकंप के बारे में पढ़ चुके हैं, ज्वालामुखी, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। रॉक्स के बारे में पढ़ा था हमने, मिनरल्स की डेफिनेशन की बात की थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी हमने पिछले चैप्टर में। तो जिस धरातल पर अब हम रह रहे हैं तो अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे लिए, धरातल असमतल क्यों है। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो नॉर्मल है, आप सभी को पता है कि जो सिचुएशन है पृथ्वी की वो एक डायनामिक है, जिसको गद्यात्मक कहते हैं हिंदी के अंदर। उसके अंदर आपको बदलाव होते हुए इसी प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से कि यहाँ जो पृथ्वी के ऊपर जो 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोला जाता है, तो वो लगातार कार्य करते हैं, जिसकी वजह से जो है धरातल है जो है आपको विषम देखने को मिलेगा। हम डिटेल में पढ़ते हैं कुछ और बातें। आप सभी तरह जानते हैं कि इससे तेज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलन होती रहती है। पृथ्वी जो होती है, जैसे हमने जो सरफेस की बात की थी, प्लेट टेक्टोनिक की जिसमें क्या हमने बात की थी, मूवमेंट्स हो रही थी, प्लेट या तो एक दूसरे के पास आ रही हैं या फिर वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं या वो एक दूसरे के पास से खिसक जाती हैं। तो ये हमने बात की थी भाई। उसके बाद है कि भी निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतम संचलित होती है। भूपर्टी का निर्माण करने वाली पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाले अंतर ही पृथ्वी की बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब जो बात है कि भी जो है तीव्रता है जो आपकी, वो थोड़ा सा आपको प्राचीन समय में वो कम थी, जो चेंज हो रहा, बदलाव हो रहा पृथ्वी के अंदर, तो ये आज के समय में थोड़ा सा तीव्र गति से हो रही है। तो जो भूपर्टी है, जो उसका निर्माण करने वाले जो पदार्थ हैं या पृथ्वी के अंदर के भीतर जो है जो आंतरिक बल होते हैं, उन्हीं वजह से क्या बहुत बड़ी मात्रा में जो है हम कह सकते हैं वो आंतरिक बलों के कारण जो है सरफेस से भारत का पृथ्वी का ऊपर की तरफ से, तो उसके अंदर बदलाव में बहुत बड़ा कारण है वो आंतरिक बलों का भी होता है भाई। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होती है। जो धरातल है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त मतलब क्या धरातल क्या था, हमारी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। उसके बाद क्या करता है, जो बाह्य बल होते हैं तो वो लगातार उसके ऊपर कार्य करें। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर रहा भी। जो आंतरिक बलों की बात करें चाहे आप बाह्य बलों की बात करें, देखिए वो लगातार आपके कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि भी उनकी तीव्रता में आपको कमी जरूर देखने को मिल जाए। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुई बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों में अनवरत प्रभावित होता है तथा वही सर्वदा परिवर्तनशील होती है। जो डायनेमिक की बात की है कि भी जो बदलाव इसके अंदर हर बार होता रहता है, इसी वजह से क्या है इसकी जो प्रक्रिया है वो आपको एक मतलब गद्यात्मक रूप से आपको देखने को मिलेगी। और वो सिर्फ 2 ही कारणों से आप उसको कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर जो बल होते हैं, जैसे कि एक तो बल जो है पृथ्वी के अंदर की ओर कार्य करें, एक जो बल होते हैं पृथ्वी के ऊपर की ओर कार्य करें। जैसे कि हमने भूकंप पढ़ा, ज्वालामुखी पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा, तो ये क्या है कि भी सारी की सारी आंतरिक प्रक्रिया हैं जिसको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। दूसरे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जैसे रिवर कोई कार्य कर रही है, अपर्दन हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, तो वो हमारे पृथ्वी के ऊपर की घटना है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं भाई। बाह्य बलों को बहिर्जनित तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बलित कहते हैं। मतलब क्या कि जो बल अंदर की ओर उत्पन्न हुआ तो उसको क्या कह दिया, अंतर्जनित। जन का मतलब आप समझते होंगे, मतलब जो उत्पन्न हो रहे हैं, और जो बहिर्जनित का मतलब क्या है कि जिनका जो निर्माण है बाहर की ओर, जो सिंपल मैंने आपको बताई है। तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक शब्द है जो इसके लिए आपको उपयोग करने हैं भाई। बहिर्गत बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भूआकृतियों का विकर्षण तथा बेसिन या निम्न अक्षेत्रों गर्तों का भराव धरातल पर। अब देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर जो इन्होंने बताने की बात की है कि जो बहिर्जात बल होते हैं इनके जो मुख्य तौर पर पृथ्वी के बाहर की ओर कार्य करते हैं, जिसमें हमारी आगे पढ़ेंगे हम नदी है या फिर हमारी जो वायु होती है, अपर्दन हो रहा है उनका, अपक्षय भी करते हैं, तो वो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब ये क्या करते हैं, जो बहिर्गत बल आपको देखने को मिलेंगे, जो
किसी भी जो उभरी हुई आकृति है, मान लीजिए ये उभरी हुई आकृति है, या फिर कोई नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा, दो चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लेंगे आप। जैसे कोई भी क्षेत्र इस प्रकार से ऊंचा है, तो नदी चल रही है या फिर हिम नदी की बात कर सकते हैं, वायु चल रही है, इसको वो काटना शुरू कर देती है, इसका अपर्दन होना शुरू हो जाता है और अपक्षय भी होता है। अपर्दन आप सभी जानते हैं, जब जो कटाव करती हैं, चाहे वायु करे, चाहे हमारी चाहे पानी करे, चाहे हिम नदी करे, तो हम उसको क्या, जब वो काट देती है तो उसको बोला जाता है अपर्दन। और जब अपक्षय की बात करते हैं तो अपक्षय में कहा जाता है कि जब चट्टानें अपने स्थान पर जो है वो टूटना फूटना शुरू हो जाती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं भाई। ठीक है। उसके बाद जैसे ये जो काटा है तो ये अपने साथ लेके आएगी और कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस था, अब ये सरफेस के नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये कोई निचाई वाला स्थान देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ये डिपॉजिट कर देगी। डिपॉजिट करेगी तो ये भरना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर मुख्य तौर पर देखने को मिलेगी भी। तो यहाँ पर जो बताएगी अधिवृद्धि और तलोचन के रूप में इसको जाना जाता है। तो दो चीज़ें हैं आपको जो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भी एक को बोला जाता है निम्नीकरण, डिग्रेडेशन बोला जाता है, और एक को बोला जाता है एग्रीडेशन। दो शब्द हैं इसके लिए, एक निम्नीकरण और एक अधिवृद्धि। अब क्या होता है निम्नीकरण की प्रक्रिया में, क्या जैसे हमने पीछे बात की है, तो ये निम्नीकरण की प्रक्रिया है इसमें जो बाहरी कारक होते हैं, उसमें जो धरातल का जो भी ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, वो क्या होता है अपर्दन के द्वारा क्या नीचे की ओर मतलब क्या कर दिया जाता है, नीचे करना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऊंचा उठा हुआ भाग है, ये मैदान हम बात कर लेते हैं, तो ये थोड़ा ऊंचा उठा भाग है पृथ्वी का, तो इसको काटना शुरू कर देता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको निम्नीकरण कहते हैं। और जब ये कटा हुआ मटेरियल कहीं गड्ढे में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है कि अधिवृद्धि की प्रक्रिया कहा जाता है भाई। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर को कम होने को तल संतुलन कहा जाता है, ग्रेडियंट कहा जाता है कि भी जो उसको काट रही है और उसको भर रही है उसके बीच का पोर्शन आप कह सकते हैं वो ग्रेडियंट है भी। अंतर्जित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इन प्रकार बहिर्जनित प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम करने में असफल रहती हैं। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है तब तक बहिर्जात अंतर्जात बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जात बल मूल रूप से भू आकृति के निर्माण करने वाले बल होते हैं तथा बहिर्जात प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि का विघर्षण बल पर होती हैं। अब देखें सिंपल एक और चीज़ है, जो अंदर की ओर बल होते हैं ना, वो किसी न किसी चीज़ का निर्माण करने वाली चीज़ें होती हैं, और जो बाहरजात बल होते हैं वो उसको ख़त्म करने की प्रक्रिया। तो आपने ध्यान रखना कि जो कोई नई चीज़ जब बनने की प्रक्रिया की बात आती है तो वो अंतर्जात बलों के कारण होते हैं जो अंदर की ओर कार्य कर रहे हैं, जबकि जो बहिर्जात बल क्या होते हैं, जो ये बने हुए जो सरफेस बना है तो इसको काटने का प्रयत्न करते हैं, तो इसके अंदर जो बदलाव करने की वो प्रक्रिया करते हैं भाई। भूतल संवेदनशील होता है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर रहता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, हमें इसका उपयोग करना चाहिए था, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त होता है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता में तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बात है, मुख्य तौर पर जो हम सभी जो है पृथ्वी के ऊपर जितने भी जो जीव जंतु रहते हैं तो वो सारे के सारे इस पृथ्वी को उपयोग करते हैं। तो मनुष्य भी उसके अंदर एक है, हालांकि मनुष्य ने जो इसका बहुत गलत प्रयोग किया जिसकी वजह से क्या मिसयूज होने की वजह से आगे आने वाले समय में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा भी। यदि इन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया अभी भी दे रहे हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिसने यह निर्मित किया को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किया जा सकता है। तो उसके बाद जो ये कोई भी जो वस्तु का जो है ये जो है स्थलाकृति का निर्माण किया जा रहा है वो बहुत ही मतलब क्या लंबे समय के बाद होता है। तो ये जो मिसयूज कर रहा है मनुष्य, अगर हम इन चीज़ों को क्या कर दें, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उपयोग करें तो आने वाले समय में क्या है प्रकृति के अनुसार क्या है मनुष्य काफ़ी लंबे समय तक क्या है काफ़ी सामंजस्य बिठा सकता है। अगर वो इसी प्रकार से लगा रहा तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा भी। एक नॉर्मल आइडिया है ये आपको जो दे दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस की, जो हमारा चैप्टर का नाम है। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहते हैं। धरातल के पदार्थों को अंतर्जनित और बहिर्गत बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विनाश में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएँ कहते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है भी क्या होती हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएँ। इसमें क्या है कि जो अंतर्जात बल होते हैं और जो बहिर्जात बल अपना कार्य कर रहे हैं भौतिक रूप से या फिर रासायनिक रूप से, तो वो जो क्रियाएँ वो लगातार करते चले जा रहे हैं। तो भूतल का जो है लैंडस्केप है तो वो
परिवर्तित होना शुरू हो रहा, तो ये जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद है पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीतः अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएँ, जो पहले की इकाई में संक्षेप विवेचित हैं। हालांकि जो डायस्ट्रोफिज्म जो आपको शब्द उपयोग किया गया है, इसके बारे में इन्होंने तो बोला कि इसको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है। हालांकि किया जा चुका है, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो कन्फर्म नहीं है कि डेफिनेशन क्या है। तो डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है कि जो भूपरपट्टी होती है उसके अंदर जो भी चीज़ें संचालित होती हैं, उसके बाद कोई भी पदार्थ ऊपर उठ रहा है या फिर नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसके अंदर जो सारी की सारी जो गति मतलब जो प्रक्रियाएँ होती हैं, तो जो चेंजेस हो रहे हैं पृथ्वी के सरफेस के ऊपर अंदर की ओर बाहर की ओर, तो वो सारा का सारा क्या डायस्ट्रोफिज्म की कैटेगरी के अंदर आता है। वोल्केनिज्म के अंदर क्या आता है, वोल्केनो से रिलेटेड जितनी भी जो फिनोमिना है, जैसे हमने बात की थी वोल्केनो अलग सिस्टम है, वोल्केनो से निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं उन सभी को मिलाकर क्या है वोल्केनिज्म कहा जाता है, ज्वालामुखी इत्यादि बोला जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो वो मुख्य तौर पर हैं जो हमने पहले भी पढ़ ली हैं अभी। अपक्षय, वृद्धशरण, अपर्दन एवं निक्षेपण बहिर्जात अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। अब अंतर्जात बल हैं, जैसे कि आप इसमें मैं भूकंप को भी जोड़ सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात कर चुके हैं, जबकि ये सारे अंतर्जात है। जबकि बहिर्जात में क्या आता है, अपक्षय आता है, जब रॉक्स क्या होती हैं अपने स्थान पर टूटना शुरू हो जाती हैं, टूटना फूटना बोला जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर वो फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण भी होती हैं और केमिकल के कारण भी होती है और मनुष्य की वजह से भी होती है भाई। उसके बाद बोला जाता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में क्या होता है कि भी बहुत बड़ा एरिया जो लैंड का होता है, जब वो शिफ्ट हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो वो मास मूवमेंट का कारण होता है। उसके बाद अपर्दन और निक्षेपण होता है भी। तो हमने बात करेंगे नदी की, हम बात करेंगे हिम नदी की, हम बात करेंगे वायु की, हम अंडरग्राउंड वाटर की। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले अपर्दन करते हैं, तो अपर्दन का मटेरियल है उसके बाद इसको कहाँ पर डिपॉजिट कर दें आगे की ओर, उसको निक्षेपण कर देते हैं। यानी कि जब वो काटते हैं तो उसको अपर्दन कहा जाता है, और जब वो उसको कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है निक्षेपण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो भूआकृतिक प्रक्रिया रहे, इनका इस अध्याय में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे भी। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, कल हम इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में इसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे भी। आज के लिए काफ़ी है।